गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग परमाणु भौतिकी का अध्ययन कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को आयनन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा, आयनन विभव और उत्तेजन विभव के बारे में बताया था। आज हम आपको बोर मॉडल की कमियां बता रहे हैं, तो आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बोर मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल। सबसे पहली कमी, बोर मॉडल जो है ना, वो केवल ऐसे ही परमाणुओं के लिए उपयुक्त था जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो। बोर मॉडल ऐसे परमाणुओं के लिए उपयुक्त है या उपयुक्त था जिनमें क्या हो, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। अब एक इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? हाइड्रोजन में होता है, हीलियम में होता है He+। अगर He+ कर दो तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा Li++। तो ये केवल हाइड्रोजन, आयनित हीलियम, आयनित लिथियम के लिए ही उपयुक्त है और मैं ये नहीं काम करता। दूसरा है, बोर मॉडल जो है, वो ये बताता था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे नाभिक है Ze, अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जबकि बाद में ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। किस में चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षा जो है वो दीर्घवृत्त की एकमात्र अवस्था है। दीर्घवृत्त की एकमात्र अवस्था है वृत्ताकार कक्षा, दीर्घवृत्त की एकमात्र अवस्था है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, बोर की जो द्वितीय परिकल्पना थी ना, क्या थी? बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते थे जिनके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता था। यानी ये आता था mvn/rn बराबर nh/2π। यही था बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। यानी mvr/n बराबर nh/2π। इसको बोर मॉडल का क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं। क्वांटम प्रतिबंध, इसको हम लोग क्वांटम प्रतिबंध भी कहते हैं। लेकिन इसका आंसर बोर के पास नहीं था। यानी mvr बराबर nh/2π क्यों हुआ, ये तो बोर ने लिख दिया प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को देखकर, लेकिन ये बात वो बता नहीं पाया कि mvr बराबर nh/2π क्यों होता है। ये तीसरी कमी थी। चौथी कमी, बोर मॉडल के हिसाब से ये माना गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अर्थात नाभिक स्थिर है। नाभिक कैसा है? स्थिर, फिक्स है। नाभिक स्थिर है,
अब आप मुझे बताइए, कोई भी चीज स्थिर कब हो सकती है? जैसे मकान स्थिर है, आपका घर स्थिर है, सीधा सा कारण है जब उसमें द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो तो वो स्थिर ही तो होगा। तो बोर मॉडल के हिसाब से ये माना गया था कि नाभिक, बोर मॉडल के हिसाब से ये माना गया था कि नाभिक जो है वो स्थिर है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा रहे हैं और नाभिक जो है वो कैसा है? स्थिर है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है लेकिन नाभिक स्थिर है। जबकि वास्तव में अगर ऐसा होता, हो भी सकता है नाभिक स्थिर हो, वो तो तभी हो सकता है जब नाभिक का द्रव्यमान क्या हो? अनंत। नाभिक का द्रव्यमान क्या हो? अनंत। ठीक है, तो सुन लीजिए, बोर मॉडल के हिसाब से ये माना गया था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ऐसा तभी हो सकता है जब नाभिक क्या हो? आपका स्थिर, मतलब उसके हिसाब से ये माना गया था कि नाभिक स्थिर है। अगर इस बात को हम एक्सेप्ट कर लें, नाभिक स्थिर है, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि नाभिक का द्रव्यमान क्या है? अनंत है। बोर के पास इस बात का जवाब नहीं था क्योंकि नाभिक का द्रव्यमान अनंत तो होता नहीं है, फिर वो स्थिर क्यों है? पांचवी कमी देखिए, जैसे स्पेक्ट्रमी रेखाएं थी ना, अगर इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से ऊपर गुजारा जाए, प्लस और माइनस से ऊपर गुजारा जाए, तो ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्प्लिट यानी विपाटित हो जाती थी। विपाटित यानी कि ब्रेक हो जाती थी। और ऐसा केवल विद्युत क्षेत्र में नहीं होता था, चुंबकीय क्षेत्र में भी होता था। एक तरफ N और एक तरफ S, अगर यहां से जाए तो भी वो क्या हो जाती थी? विपाटित हो जाती। इसको बोलते हैं विपाटन, यानी कि टूटना, स्प्लिटिंग। बोर मॉडल के अनुसार जब स्पेक्ट्रमी रेखाएं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से होकर जाती थी, वो विपाटित हो जाती थी, टूट जाती थी। विद्युत क्षेत्र में विपाटन को हम लोगों ने स्टार्क प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, और चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन को हमने जीमान प्रभाव। विद्युत क्षेत्र में विपाटन कहलाता है आपका स्टार्क प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन को हमने क्या कहा? जीमान प्रभाव। तो बोर मॉडल के पास इसका कोई आंसर ही नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई स्पेक्ट्रमी रेखा अगर विद्युत क्षेत्र में जा रही है तो क्यों टूट रही है, कोई स्पेक्ट्रमी रेखा अगर चुंबकीय क्षेत्र में जा रही है तो भी वो क्यों ब्रेक हो रही है। उसके बाद जवाब नहीं था। विद्युत क्षेत्र में विपाटन को स्टार्क प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन को जीमान प्रभाव कहते हैं। आगे देखिए, छठी और आखिरी, आपने श्रेणियां पढ़ी थी, लाइमन, बामर, पास्चल, ब्रैकेट, फंड, है ना। तो श्रेणियों में स्पेक्ट्रमी रेखाएं आ रही थी उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में। जब स्पेक्ट्रमी रेखा उच्च ऊर्जा कक्ष से निम्न ऊर्जा कक्ष में आई थी तो प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा, हर एक स्पेक्ट्रमी रेखा कई सारी स्पेक्ट्रमी रेखाओं से मिलकर बनी होती है। यानी एक स्पेक्ट्रम की जो रेखा थी वो अकेली एक से नहीं बनी थी, कई सारे रेखाओं से मिलकर बनी थी। यानी इसको बोलते थे सूक्ष्म संरचना। सूक्ष्म संरचना। प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखाएं कई सारी स्पेक्ट्रमी रेखाओं से मिलकर बनती है और इसको हमने नाम दिया था सूक्ष्म संरचना। तो बोर मॉडल के हिसाब से बोर मॉडल जो है वो स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विद्यमान सूक्ष्म संरचना की भी व्याख्या नहीं कर पाया। एक बार दोबारा देखिए बोर मॉडल की कमियों को। बोर मॉडल जो है एकल परमाणु हाइड्रोजन, आयनित हीलियम, आयनित लिथियम के लिए उपयुक्त है। दूसरी बात, बोर मॉडल के हिसाब से माना गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जबकि वास्तव में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है।
वृत्ताकार कक्षा है तो दीर्घवृत्त की एकमात्र अवस्था है। तीसरी बात, बोर की द्वितीय परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में रह सकता है जिसका कक्षीय कोणीय संवेग पाया जाता है, जिनका कक्षीय कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज यानी mvr बराबर nh/2π। तो बोर के पास इस बात का जवाब नहीं था कि mvr बराबर nh/2π क्यों होता है, यानी क्वांटम प्रतिबंध। बोर के पास अपने क्वांटम प्रतिबंध का भी कोई आंसर नहीं था। चौथी बात, बोर के हिसाब से यह माना गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब नाभिक स्थिर है। बोर ने माना था कि नाभिक जो है भाई साहब वो स्थिर है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर नाभिक स्थिर, कोई भी चीज स्थिर तब होती है जब उसका द्रव्यमान क्या हो, अनंत हो, और नाभिक का द्रव्यमान अनंत नहीं है, फिक्स है, निश्चित है। पांचवा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव था कि जब हम किसी स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र में से होकर गुजारते थे या चुंबकीय क्षेत्र में से होकर गुजारते थे, तो विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाएं दो भागों में टूट जाती थी। विद्युत क्षेत्र में टूटना और इधर चुंबकीय क्षेत्र में भी वो दो भागों में टूट जाती थी। इस विपाटन को स्प्लिटिंग बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग विपाटन, स्प्लिटिंग। विद्युत क्षेत्र में विपाटन को हम लोग कहते हैं स्टार्क प्रभाव। क्या कहते हैं उसको? स्टार्क प्रभाव। और चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन को हम क्या कहते हैं? जीमान प्रभाव। विद्युत क्षेत्र में विपाटन को हम लोग स्टार्क प्रभाव और चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन को हम लोग क्या कहते हैं? जीमान प्रभाव। एक और बात, प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखाएं कई सारी छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिनको बोलते हैं सूक्ष्म संरचना। तो हर एक स्पेक्ट्रमी रेखाओं में विद्यमान सूक्ष्म संरचना की व्याख्या बोर मॉडल के अनुसार नहीं की जा सकी। देखें एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बोर की एक कमी को तो, यानी कि जो तीसरी कमी मैंने आपको बताई थी, उसको तो डी ब्रॉगली ने दूर कर दिया। तो आइए उसको और देख लेते हैं एक बार, है ना? तो उसे और देख लीजिए। डी ब्रॉगली द्वारा बोर की द्वितीय परिकल्पना का स्पष्टीकरण। डी ब्रॉगली द्वारा हम उस बात को समझाएंगे कि mvr बराबर nh/2π क्यों होता है। ठीक है? बोर की दूसरी परिकल्पना के अनुसार, जैसे नाभिक है, नाभिक पर आवेश Zd, अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। आप कहेंगे सर दीर्घवृत्ताकार कक्षा है, वो ठीक है आपकी बात, दूसरा बनाते हैं। देखिए ये नाभिक है Zd और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। nवें कक्ष में चक्कर लगा रहा है, nवें कक्ष में आ रहा है उसकी त्रिज्या। डी ब्रॉगली ने क्या कहा था? ये हालांकि आपका चैप्टर नंबर 13 में है। डी ब्रॉगली ने यह बताया था कि प्रत्येक गतिमान कण से संबंधित तरंग होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का कण और तरंग दोनों तरह का व्यवहार होता है। वैसे तो इलेक्ट्रॉन कण है, लेकिन उसने कहा था इलेक्ट्रॉन कण होने के साथ साथ तरंग भी है।
बोर की दूसरी परिकल्पना पहले क्या थी? बोर की दूसरी परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कक्षीय कोणीय संवेग MvnRn बराबर NH/2π होता है। जिनके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान MvR बराबर NH/2π होता है। यही थी बोर की दूसरी परिकल्पना। ठीक है। अब डी ब्रोगली ने क्या कहा था? डी ब्रोगली ने कहा था कि चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तरंग भी उत्सर्जित करता है, यानी इससे तरंग निकलती है इस तरह से। ये इस साल पेपर में आया ना क्वेश्चन, ये तरंग निकलती है और फिर इसी इलेक्ट्रॉन से वापस से परावर्तित होकर ऐसे आती है। यानी यहां से इलेक्ट्रॉन निकली, तरंगें निकली और वो दूसरे सिरे से परावर्तित होकर आई हैं और ये बनाती हैं आपकी अप्रगामी तरंगें। ये 11वीं क्लास में था, अप्रगामी तरंगें। और अप्रगामी तरंगों में ऊर्जा का संचरण नहीं होता। एक तरंग की तरंगदैर्घ्य है लैम्डा, कितनी है? लैम्डा। और ऐसे जाने कितनी बनी होंगी, उनकी तरंगदैर्घ्य क्या हो गई? n लैम्डा। भाई एक तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, ऐसे तो n बनी होगी, n लैम्डा। अब ये n लैम्डा जो होगा बना तो वृत्त की परिधि पर ही है, तो n लैम्डा जो भी होगा, जो भी लंबाई होगी वो वृत्त की परिधि के बराबर होगी कि नहीं होगी? और वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2πr। ठीक है। डी ब्रोगली का नियम वैसे तो आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा है। ये डी ब्रोगली के अनुसार आपने पढ़ा है, डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा बराबर होता है h/p, यानी कि h/mv। अगर एलवी कक्ष में तो mvn। ये सूत्र है डी ब्रोगली का, लैम्डा बराबर h/p और p बराबर mv, तो h/mvn मान रख दो आप यहां पर। तो NH/mvn बराबर 2πrn। ठीक है। इस RMVn को यहां ले जाओ तो NH/2π बराबर क्या आया? MvnRn। हो गया प्रूफ। यानी बोर ये नहीं बता पाया था कि MvR बराबर NH/2π क्यों होता है, ये इसके बराबर क्यों होता है, यही बात नहीं बता पाया था। बोर यहां फेल था होगा और डी ब्रोगली ने मिनटों में बता दिया। उसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का कण और तरंग दोनों तरह का व्यवहार है। घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन आप इसको कण ही ना माने, इसको तरंग भी लेता है वो इलेक्ट्रॉन, और ये तरंग दूसरे सिरे से परावर्तित होकर अप्रगामी तरंगों का निर्माण भी करती है। और अप्रगामी तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य एक की लैम्डा होगी तो n तरंगों की कितनी लगेगी? n लैम्डा। तो n लैम्डा बराबर क्या आएगा? 2πrn, क्योंकि ये वृत्त परिधि पर चल रही है। तो n लैम्डा बराबर 2πrn और लैम्डा बराबर h/p। ये डी ब्रोगली के हिसाब से p बराबर mvn और रखा आपने अपने सूत्र में NH/mvn बराबर 2πrn। mvn को यहां ले जाओ, NH/2π बराबर mvnRn। यही है आप लोगों की बोर की द्वितीय परिकल्पना का स्पष्टीकरण डी ब्रोगली के अनुसार। ये साल पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? तो इसको आप देखिए, फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए सर, कुछ न्यूमेरिकल वगैरह आपको करा देते हैं। आइए, आपको हम तीसरा न्यूमेरिकल करा रहे हैं और अब हम इस न्यूमेरिकल को लिखने गए हैं बोर्ड पर। आपके पास बुक अवेलेबल है, आप देखें। आपकी बुक का ये तीसरा क्वेश्चन है। बुक लेके बैठा करें वीडियो देखने के लिए।
आपकी बुक का ये तीसरा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन लिखते हैं, काफी टाइम खराब होता है। हाँ भाई, एक इलेक्ट्रॉन है जो ए से सी में आ रहा है। किसमें आ रहा है? ए टू सी। एक इलेक्ट्रॉन ए टू सी आ रहा है और ए से सी में, और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है बी से सी में। एक बार ए से सी में आ रहा है, एक बार बी से सी में आ रहा है। तो ये 1000 एंगस्ट्रॉम का तरंगदैर्घ्य दे रहा है और ये 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य दे रहा है। तो आपको बताना है अगर ए से बी में आए तो कितनी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश देगा। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने तो सीधे आपको बताया है। तीसरा क्वेश्चन है आपकी बुक का अनसॉल्व्ड। ए से सी में आ रहा है तो 1000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश दे रहा है, बी से सी में आ रहा है तो 5000 एंगस्ट्रॉम का। तो आपको बताना है ए से बी में आएगा तो कितने का देगा। ठीक है, अच्छा ए से सी में आएगा तो ए से सी में आएगा ना, तो ई ए माइनस ई सी बराबर क्या आएगा? बोर्गविद्युतीय परिकल्पना से h ν1, या फिर आप इसे कह सकते हो h c अपॉन लैम्डा 1। ऐसे लिख देते हैं h c अपॉन लैम्डा 1, है ना, तृतीय परिकल्पना से। और b से c में आएगा तो e b माइनस h c अपॉन लैम्डा 2। ये तुम्हारा समीकरण नंबर 1 है, ये तुम्हारा समीकरण नंबर 2 है। और तुम्हें जो निकालना है वो निकालना है ई ए माइनस ई बी। ये चाहिए तुम्हें एच सी अपॉन लैम्डा, ये लैम्डा चाहिए। इन दोनों को घटा दो आप, घटाओ। ई ए माइनस ई सी माइनस ई बी माइनस माइनस प्लस ई सी बराबर एच सी 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। इसी से इसी कट गया तो ई ए माइनस ई बी बराबर एच सी 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। ये भी ई ए माइनस ई बी है, ये भी ई ए माइनस ई बी, दोनों को बराबर कर दो। तो एच सी 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी से एच सी भी कैंसिल, मान रखो लैम्डा बने 1000 और ये है 5000। एंगस्ट्रॉम में लेने देना, आंसर भी एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। एलसीएम आया 5000, ऊपर आएगा 5 प्लस, नहीं मैंने गलत कर दिया, ये माइनस है, सॉरी, ठीक है माइनस है बेटा। हाँ तो 5 माइनस 1 बराबर 1 बटा लैम्डा, और लैम्डा बराबर 5000 बटे 4 और 1250 एंगस्ट्रॉम। आपकी बुक का तीसरा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है। ए से सी में जा रहा है तो 1000 एंगस्ट्रॉम, ए से सी में जा रहा है तो 1000 एंगस्ट्रॉम, बी से सी में जा रहा है तो 5000 एंगस्ट्रॉम। अब वो तो ए से बी में पूछ रहा है आपसे, तो बोर की तृतीय परिकल्पना से कि ए माइनस ई सी बराबर एच सी अपॉन लैम्डा 1, ई बी माइनस ई सी बराबर एच सी अपॉन लैम्डा 2। तुम्हें ई ए माइनस ई बी चाहिए, घटा दो दोनों। तो ई ए माइनस ई बी, ई सी और ई सी कट जाएगा, एच सी कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2। और वैसे ई ए माइनस ई बी बराबर क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्डा, दोनों को बराबर कर दो, एच सी से एच सी कैंसिल, 1 अपॉन 1000 माइनस 1 अपॉन 5000 बराबर 1 अपॉन लैम्डा, और सॉल्व करने पर 1250 एंगस्ट्रॉम। तो आज के लिए बहुत है, अब कल बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।